એ આવી જાય એ કહીને આવી ગયો. हेलो नमस्कार. मेरे प्रिय आत्मीय, सबसे पहले आपको ये विसामो किड फाउंडेशन के जो फेसबुक के लाइव है उसमें आप सबका स्वागत है. सबसे पहले मैं आपको मेरी इंट्रोडक्शन देता हूँ. मेरा नाम है डॉक्टर अभय दीक्षित. मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और 41 सालों से मैं ईसनपुर में प्रैक्टिस करता हूँ. मैं इसके सिवा यहाँ जो रखियाल में बहुत बड़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, नारायण हॉस्पिटल, उसमें भी 3 सालों से मैं अपनी सेवा देता हूँ. वहाँ पे मैं ओपीडी में काम करता हूँ और ओपीडी में सब पेशेंट का स्क्रीनिंग वगैरह करना पड़ता है. मैं अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ. अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन जो आईएमए की ब्रांच है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ब्रांच है. अहमदाबाद फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन का भी मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ. मणिनगर मेडिकल एसोसिएशन का मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ. और अभी गुजरात स्टेट फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ. और हमारा फेडरेशन ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया है, उसका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ. आप सब ऐसा सोच रहे होंगे कि एक डॉक्टर ये विसामो किड्स फाउंडेशन में क्यों, और मैं क्यों आपके पास आया हूँ. आपकी बात सही है, आपकी सोच अच्छी है. आज मेरा जो सब्जेक्ट है वो इनसाइड स्टोरीज है. ये इनसाइड स्टोरीज में मैं आपको 2 बात बताना चाहता हूँ. पहली बात मैं जो आपको बताऊँगा वो ये है कि विसामो किड्स फाउंडेशन में मैंने 2002 से 2008 तक एक वॉलंटियर डॉक्टर की तरह से काम किया है. मैं उसका जो टास्क फोर्स था उसका भी एक मेंबर था. और मेरी ये जो 6 साल की जो विसामो किड्स फाउंडेशन का साथ जो मेरा जो लगाव था, उसकी जो मेमोरीज है वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ. और दूसरी स्टोरी है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, एक फैमिली फिजिशियन हूँ, तो हमारे सामने, डॉक्टर के सामने कौन सी चैलेंजेस आती है, उन सब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ. तो सबसे पहले हम चालू करते हैं विसामो किड्स फाउंडेशन के लिए. As I have told you that I have worked as volunteer doctor and a member of task force of Visamo Kids Foundation from 2002 to 2008. बहुत सारी मेमोरीज है मेरे पास, बहुत सारी. वो छोटे छोटे बच्चे थे, आज भी उनकी याद आती है तो मेरा दिल भर आता है. मैं एक डॉक्टर था इसलिए, और मैं एक ही पूरे टास्क फोर्स में मैं अकेला ही डॉक्टर था, इससे सबके एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थे. सब ऐसा सोचते थे कि भाई डॉक्टर साहब है तो हमारे बच्चों के लिए कुछ करेंगे. सबसे पहले कि जो बच्चे उधर थे तो उस बच्चों की जो हमेशा की जो देखभाल होनी चाहिए उसके बारे में मुझे करना चाहिए. तो मैंने सोचा कि जो उसकी जो प्राइमरी जो तकलीफ़ें होती थी, वो प्राइमरी तकलीफ़ें अगर मैं देखूं और उसके मुताबिक उसकी जो मेडिसिन है वो मैं इधर ही विसामो किड्स फाउंडेशन में अगर मैं अवेलेबल कर दूं तो सबको बहुत ही अच्छी तरह से उसको वो यूज़ कर सकेंगे. मैंने एक छोटी डिस्पेंसरी जैसा बना दिया, बहुत सारी दवाइयाँ मैंने वहाँ पे रख दी. और तब डॉक्टर मिसिस बीनाबेन और अमीबेन 2 वहाँ पे थे. आज मुझे मालूम नहीं कि कौन वहाँ पे है. सुदेशना जी ने मुझे फ़ोन किया था, इससे मुझे वो मालूम है कि वो तो है ही उधर. जब भी उधर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की तकलीफ होती थी फिजिकल, तो वो मुझे बताते थे.
फ़ोन करके कि साहब ऐसा हुआ है तो क्या करने का है। मैं सोचता था कि अगर मेरी दवाई से जो हो सकता है तो मैं उसको बोलता था फ़ोन में कि भाई आप ये दवाई दे दो अभी, फिर मुझे बताओ कि कैसा है उनको। अगर ज़रूरत पड़ती तो उसको बाहर कोई दूसरे डॉक्टर के पास या पीडियाट्रिशियन के पास भी भेजना था। तो उसके लिए भी मैंने टाइप किया था, नज़दीक वाले जो पीडियाट्रिशियन थे उसके साथ टाइप किया था कि भाई हमारे बच्चे उधर आएंगे तो आप उनको देखना, अच्छी तरह से ट्रीट करना। तो ये मेरी सबसे बड़ी और सबसे पहली जिम्मेदारी थी। दूसरी बात कि मैंने एक ब्लड चेकअप कैंप भी वहाँ किया। वो ब्लड चेकअप कैंप क्यों था? क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे आते थे तो उसका जो स्टेटस है, खास करके हीमोग्लोबिन का स्टेटस वगैरह सब जानना बहुत ज़रूरी था। कोई बच्चा उसको कोई भी बीमारी नहीं है ना, वो भी जानना बहुत ज़रूरी था। डायबिटीज़ नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं ना, वो भी जानना ज़रूरी था। तो एक ब्लड चेकअप कैंप किया था। बहुत सारे बच्चे जब थे तो उनमें से आयरन की डेफिशिएंसी बहुत थी, तो मैंने आयरन की टेबलेट्स उनके लिए वहाँ पे रखी थी और सबको देते थे। जिन जिन को ज़रूरत थी उन सबको आयरन डेफिशिएंसी के लिए आयरन की टेबलेट भी मैंने उपलब्ध कराई थी। मैंने एक डेंटल चेकअप कैंप भी लगाया था और सबके दांतों को अच्छी तरह से देखभाल करे, उसके लिए भी मैंने प्रबंध किया था। आप सब सोचते हैं कि भाई डेंटल चेकअप में क्या है, वो तो बराबर देख रहे नहीं। हम जो टूथ ब्रश करते हैं तो वो टूथ ब्रश किस तरह से करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और मैंने इसका वीडियो बनाया था। ज़्यादातर हम ऐसे टूथ ब्रश करते हैं, वो गलत बात है। ऐसे नहीं करने का, हमको ऊपर नीचे टूथ ब्रश करना पड़ता है और यही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसका मैंने वीडियो बनाया था और वहाँ सबको दिखाया था कि देखो इस तरह से अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए। फिर मैंने अपने एक पीडियाट्रिशियन फ्रेंड, उसको भी बोला था और वहाँ पे पीडियाट्रिशियन का भी मैंने कैंप लगाया था और उन्होंने भी देखा था कि भाई कौन कौन से बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके मुताबिक उसको सबको भी उन्होंने प्रबंध किया था। दूसरी अहम बात यह थी कि मैंने एक वैक्सीनेशन कैंप लगवाया था, क्योंकि ये पीडियाट्रिशियन के साथ बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई आपको तो ये उन सबको तो वैक्सीन तो देना ही चाहिए। जो बच्चे आते थे उनको मालूम नहीं था कि भाई कौन से वैक्सीन उन्होंने दिए हैं या कौन से देने के बाकी है, तो क्या करें। इसलिए मैंने जो प्राइमरी वैक्सीन्स थे वो सब उनको दिए, सभी बच्चों को वैक्सीन दिए। मैं और मेरी वाइफ यहाँ से जाते थे और सबको वैक्सीन देते थे। उनका जो डोज था, फर्स्ट डोज यहाँ की पहले दिन दिया, 1 महीने के बाद दूसरा, 2 महीने के बाद तीसरा, जो भी प्रकार के जो उसका जो शेड्यूल था वो शेड्यूल के मुताबिक सबको वैक्सीनेशन दिया। फिर दूसरी बात जो भी बहुत ही अहम रहती है वो क्या है कि वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं उनको सुबह में जब उठे तभी से टूथब्रश, टूथपेस्ट, फिर टॉवेल, हैंडकरचीफ वगैरह सब तो उपलब्ध होना ही चाहिए, सॉप्स वगैरह। तो वो सब भी मैंने 2-3 बार सबको सप्लाई किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चीज़ें मैंने की ना, तो उसमें मैंने बहुत ध्यान रखा था और मैंने इस तरह से मैनेज किया कि विसामो किड्स फाउंडेशन को उसके ऊपर फाइनेंशियल एक पैसे का भी बर्डन ना आए। तो इसी तरह से ये सब की देखभाल हुई। वहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ होती थी, तो वो बर्थडे पार्टी भी मैंने 2-3 बार अटेंड किया था। दूसरी बात यह है कि जो बर्थडे पार्टी के सिवा हमारे यहाँ जो बच्चे थे उसमें बहुत सारी टैलेंट थी। मुझे अब थोड़ा थोड़ा याद है, वो मैं बताता हूँ कि एक बच्चा था वो ड्रम बजाने में बहुत अच्छा था। एक बच्चा था वो शायद बास्केटबॉल बहुत अच्छा रमता था।
इस तरह से कोई सिंगिंग में अच्छा था, कोई पढ़ने में अच्छा था। पढ़ने में भी सबके बहुत अच्छे मार्क आते थे। तो उन सब का विसामो केस फाउंडेशन वाले अच्छी तरह से एक प्रोग्राम रखते थे, बराबर। कोई सेलिब्रिटीज़ को बुलाते थे और प्रोग्राम रखते थे, तो वो भी मैंने 2-3 बार अटेंड किया था। और सबको जो फेलिसिट करते थे वो भी मैंने देखा था। सबके एनकरेजमेंट के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। वहाँ पे जो पढ़ाई होती थी, इन हाउस पढ़ाई, उसकी मैं बात करूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत ही वो छू गई थी। सभी जो टीचर्स आते थे इतना अच्छी तरह से पढ़ाते थे, और सिर्फ वो सब यही बातों का ध्यान रखते ऐसा नहीं, उसमें ये जो अपना जो पढ़ाई का जो होता है उसके सिवा म्यूज़िक है, सिंगिंग है, स्पोर्ट्स है, ये सब चीज़ों का भी उसमें आ जाता था। इससे ज़्यादा तो मैं ये बोलूँ कि संस्कृत जो पढ़ाते थे, तो वहाँ के जो बच्चे थे, तो बच्चे संस्कृत के श्लोक और मंत्र बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। तो इस तरह से उन सब की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चलती थी। दूसरी अहम बात यह है कि पेरेंट्स जब वेकेशन कंप्लीट होने के बाद में पेरेंट्स जब वहाँ पे आते थे सबको रखने के लिए, तब मैंने 2-3 बार पेरेंट्स के साथ मीटिंग भी किया था। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अभी जो बच्चे थे वो इधर बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे हैं। अब वो अपने घर पे जाएंगे, तो अगर घर पे अंदर उस तरह की जो सफाई नहीं होगी, स्वच्छता नहीं होगी, और अपने जो पेरेंट्स से वो अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे, तो उनको घर जाने का मन ही नहीं होगा। इसलिए पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके उसको भी मैंने बताया था कि भाई आपको किस तरह से अपने घर में रहना चाहिए। अपने बच्चे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सब आते हैं और किस तरह से वो रहते हैं। तो आप सब अच्छी तरह से आप ऐसा कीजिए कि आपके बच्चे को अपने घर वेकेशन में आने का जी हो जाए। तो ये जो सारी मेमोरीज है मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। आपको होगा कि मैंने विसामो छोड़ क्यों दिया। मैं एक बार बताऊं कि विसामो में आता नहीं, वो बराबर है, लेकिन मैंने वो छोड़ा नहीं, मेरे दिल के साथ वो जुड़ा हुआ है। विसामो किड्स फाउंडेशन भोपाल में है और मैं मणिनगर में रहता हूँ। ये जो डिस्टेंस था उसकी वजह से मुझे विसामो में आने की बहुत ही तकलीफ होती थी, इसलिए मैं विसामो नहीं आता था। तो ये सब जो मेमोरीज है ये विसामो के साथ मेरी है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। दूसरी जो मेरी जो स्टोरी है वो डॉक्टर हूँ मैं, तो डॉक्टर के लिए इतनी बात करना ही चाहिए। अभी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में सबको, खास करके अपने हिंदुस्तान में सब बच्चे को, अगर हमने तो सर्वे भी किया है कि अगर 10 में से बच्चे को पूछ जाए कि आपको क्या बनना है, तो 6 से 7 बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है। क्यों, उसको पता नहीं। सब का शायद किसी को देखा होगा, उसकी वजह से वो सोच रहे होंगे, या कोई पेरेंट्स से वो बोलते होंगे भाई आपको तो डॉक्टर ही बनना है। इस तरह से एक क्रेजीनेस खड़ी हो गई है समाज में कि भाई डॉक्टर ही बनना अच्छा है। सब सोचते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद में क्या है, पैसों के ढेर पर बैठना है। ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी बात करूं और मेरी सोच बताऊं आपको कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं अपनी स्किल या अपनी जो होशियारी है उससे ही डॉक्टर हूं, ऐसा मैं नहीं मानता। डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज़ ये है कि उनके हृदय में सेवा की भावना होनी चाहिए। अगर सेवा की भावना है तो ही विधाता आपको डॉक्टर बनाएगा। अपने आप अपनी स्किल से या अपनी होशियारी से कोई भी आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता। और ये मेरी मान्यता है, आप शायद उससे साथ सम्मत हुए नहीं, वो आपकी बात है। तो डॉक्टर के सामने चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। इतनी सारी ज़्यादा चैलेंजेस है कि आप अगर सोचेंगे, और मैं आपको बताने वाला हूँ,
तो आप सोचेंगे भाई इसमें डॉक्टर बनने से क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं है। यही एक प्रोफेशन है जिसकी वजह से और जिसके जरिए आप सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, अपने आप की, अपने फैमिली की और पूरे समाज की आप सेवा कर सकते हैं। जो चैलेंजेस है वो मैं 2 पार्ट में बताऊंगा। एक है रूटीन चैलेंजेस, जो रूटीन सिचुएशन होती है उसमें चैलेंजेस क्या होती है, और दूसरी जो चैलेंजेस होती है वो चैलेंजेस है कि स्पेशल सिचुएशन लाइक दिस पैंडेमिक ऑफ कोरोना। आप सबको बताया है कि मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है कि मेरी उम्र अभी 67 ईयर्स की है। फिर भी ये जो लॉकडाउन चल रहा है उसके अंदर मैं अपनी हॉस्पिटल में, नारायण हॉस्पिटल में रेगुलर जाता हूँ सुबह से 9 से 1 बजे तक। वहाँ मुझे सभी पेशेंट का स्क्रीनिंग करना पड़ता है। उसमें से कोई कोरोना वाला है या नहीं उसको मुझे बाजू में लेना पड़ता है कि भाई कोरोना की कोई दहशत होती है या नहीं। और मेरा क्लिनिक ईसनपुर में है। ईसनपुर में मैं शाम को 6 बजे से जाता हूँ। मैंने टाइम कम कर दिया है, नो डाउट, लेकिन मैं वहाँ पे जाता हूँ और काम करता हूँ। किसी भी पेशेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई डॉक्टर साहब नहीं है तो हम तकलीफ में पड़ गए। सबसे पहली बात जो आती है चैलेंजेस की, उसमें यह है कि एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से होना चाहिए, पेशेंट का एक्सेप्टेंस और डॉक्टर का एक्सेप्टेंस। आप जब कहीं पे भी अपनी क्लिनिक खोलते हैं तो पेशेंट को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये डॉक्टर अच्छे होंगे जाएंगे। वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो डॉक्टर है, उसका ये फ़र्ज़ है कि उसको देखे पेशेंट को कि भाई वो उसको क्या बीमारी है। डॉक्टर को उसका लिमिटेशंस जानना चाहिए कि भाई अपने लिमिटेशन क्या है, मैं कौन सी बीमारियाँ अच्छी कर सकता हूँ या उसको ट्रीट कर सकता हूँ। अगर वो जानेंगे तो ही वो पेशेंट को एक्सेप्ट कराना। बाकी पेशेंट को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप दूसरी जगह कहीं पे रिफ़र कर सकते हैं। तो पेशेंट का एक्सेप्टेंस, आप अगर उसको अच्छी तरह से दवा देंगे, समझदारी से दवा देंगे, उसको अच्छी तरह से समझाएंगे, उसको अच्छी तरह से उसके साथ बात करेंगे, अच्छा बिहेवियर रखेंगे, बराबर, अच्छी तरह से उसको सॉफ्ट भाषा में आप अच्छी तरह से बात करेंगे तो पेशेंट का एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। पेशेंट का एक्सेप्टेंस जब आ जाएगा तो डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, और वो अपने स्किल पर है। आपको सब पेशेंट की हिस्ट्री पूछना चाहिए। हिस्ट्री पूछने के बाद में सब कुछ, सिर्फ उनका बीमारी की हिस्ट्री नहीं, उसके पूरे फैमिली की हिस्ट्री चाहिए, राइट। उसके सोशल, फाइनेंशियल, जो भी उसके जो भी चीज़ें होती है वो सब चीज़ का जानकारी होनी चाहिए। वो सब होने के बाद में अगर उनके जो दर्द है उसके जो इन्वेस्टिगेशन कराने का है वो करा के आपको डायग्नोस करना चाहिए। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट आती है, कि जो ट्रीटमेंट आती है उसमें भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि एक मर्ज़ के लिए, एक जो दर्द हुआ है उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती है, लेकिन तुम्हारे जो पेशेंट है उसके लिए कौन सी दवाई अच्छी है, उसको कौन सी एलर्जी है, उसको फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसको ये चलेगा या नहीं, ये सब सोच के आपको ट्रीटमेंट भी देनी चाहिए। फैमिली फिजिशियन होने के नाते सबसे पहला मेरा फर्ज है प्रिवेंशन। हमारे यहाँ एक सूत्र दिया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पेशेंट को कोई तकलीफ है तो आएगा तो उसको ट्रीट तो करेंगे ही, क्योर करने की ट्राई तो करेंगे ही, लेकिन उसको दर्द ही ना आए, कोई रोग ना हो जाए, उसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए। और ये फैमिली फिजिशियन ही कर सकते हैं। उसके लिए वैक्सीनेशन आते हैं, बराबर। तो पूरे फैमिली को, हम है वो फैमिली डॉक्टर बुलाते हैं हमको सब, बराबर। तो फैमिली का पूरा ध्यान रखना है। पूरे फैमिली को कोई भी किसी प्रकार की चीज़ ना आ जाए, किसी प्रकार का कोई रोग ना आ जाए, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ये प्रिवेंशन पार्ट हुआ। मैंने आपको बोला कि ये सब चीज़ करने के लिए उसके फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस, वो सब की जानकारी होनी चाहिए।
ये सब हुआ वो पेशेंट के लिए हुआ। तो क्या डॉक्टर सारी ज़िंदगी पेशेंट की ही बात करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको अपना फैमिली, अपने आप को, अपने जो और जो फैमिली मेंबर्स है उनको, अपने आसपास के लोगों को, सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अपने फैमिली में किसी को ऐसा न लगे कि भाई ये तो आदमी जो गया अपने क्लिनिक पे तो वापस तो आता ही नहीं। जब आता है तो वो इतना थक के आता है कि मेरे साथ बात ही नहीं करता। उसका तो कोई मतलब ही नहीं। इसलिए ये सब चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। टाइम मैनेजमेंट है वो इतना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स या बहुत सारे लोगों ने टाइम मैनेजमेंट को अलग अलग तरह से बांट दिया है। मैं अपनी जो प्रैक्टिस है और मैंने जो देखा है इतने सालों से, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैंने ये 24 आवर्स का जो डे होता है उसको इस तरह से बांटा है, 8+8+8। जो पहला 8 है वो पूरा प्रोफेशन के लिए। मैं अगर नारायण हॉस्पिटल में जाता हूँ, मैं मेरे क्लिनिक पे जाता हूँ, ये दोनों मिला के अगर उसमें टाइम बचता है तो मुझे अपने आप को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल फील्ड में अभी बहुत ही नई सारी रिसर्चेस सर्विस सब आ गए हैं। मैं जो पढ़ता था तब जो भी आता था ना वो आज कुछ उसका सिर्फ उसका थियर ही रह गया है, प्रैक्टिकल पूरा ही चेंज हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं अपडेट होने की, अपग्रेड होने की, वो बहुत ही अहम बात है। तो ये 8 घंटे में आपको ये सब करना पड़ता है। दूसरा 8 घंटा आया, वो 8 घंटे में आपको अपना खुद का ध्यान रखने का है, जिसमें अच्छी स्लीप होनी चाहिए, अच्छी तरह से खाना चाहिए और मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, या राइट वर्कअप जो भी प्रकार का आपको इच्छते हैं वो आप वर्कअप करना चाहिए। और तीसरा जो 8 घंटा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो 8 घंटा में 2 घंटे अपने फैमिली के लिए, 2 घंटे अपने जो मित्र, जो फ्रेंड्स है या कोई भी दूसरे आदमी है उन सब के लिए होना चाहिए। 2 और घंटे है वो कोई सेवा के कार्य में दीजिए आप। और जो लास्ट 2 घंटे बचे हैं वो अगेन जो भी नई चीज़ें आती हैं उन सबको आप पढ़िए। अगर हो सके तो उनका इसी तरह से कोई वीडियो बनाए, अपने आप को अपग्रेड करे और दूसरों को भी वो सिखाए कि भाई इसमें ऐसा कुछ नया आता है। तो इस तरह से ये 8 घंटे का ये बात हुई। तो ये 24 घंटे का जो सफ़र है डॉक्टर का इस तरह से ख़त्म होता है। ये सब बात हुई रूटीन सिचुएशन की। अब ये पैंडेमिक सिचुएशन, ये जो कोरोना वाली सिचुएशन आई है, तो क्या मैं आपको बताऊं कि आप सब सोच रहे हैं कि भाई कोरोना तो बहुत चलता है, लेकिन 1918 उसमें स्पेनिश फ्लू आया था। वो स्पेनिश फ्लू 2 से 2.5 साल तक चला था वो। और उस टाइम पे पूरे विश्व में 5 करोड़ से भी ज़्यादा व्यक्ति उसकी संक्रमित हुई थी। और बहुत ही दुख की बात है कि 2 करोड़ प्लस आदमी उसमें मर गए थे। हम ये सोचते हैं कि कोरोना इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोरोना को जितनी हो सके उतनी जल्दी से हमको उसे कंट्रोल में करना चाहिए। आप सबका भी उसमें योगदान होना आवश्यक है। तो ये डॉक्टर्स हम क्या करते हैं, ये जो सिचुएशन बताई वो तो बराबर है, लेकिन सबसे पहले प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन? अगर कोई मरीज़ मेरे पास आया, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं नारायण हॉस्पिटल में जाता हूं, वहाँ मुझे स्क्रीनिंग का ही काम है। मैं पूरा पीपीई किट पहन के काम करता हूँ। तो पीपीई किट क्या है, आपने वीडियो में टीवी में भी देखा होगा कि
सब लोग पीपी किट पहन के काम करते हैं। तो ये क्या है? आपने सोचा कि भाई ये तो एक जैसा ये बूखे की टाइप है तो पहन गए तो चलेगा यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पीपी किट पहनना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अंदर क्या क्या आता है? उसके अंदर जो अंदर का जो ड्रेस है वो आता है, उसके ऊपर ओवरऑल आता है, फिर हेड के लिए कवर आता है, फिर गोगल्स आते हैं, फेस शील्ड आता है, मास्क आता है, हैंड ग्लव्स आते हैं, और अपने शू के लिए शू कवर भी आता है। तो ये सब चीज़ें पहननी है। पहनने की क्या, हम जो अपने रूटीन में कपड़े पहनते हैं उस तरह से नहीं पहनने की है। इसके 22 स्टेप्स है, उसके मुताबिक ही उसको पहनना चाहिए, ताकि कोई भी पार्ट उसमें कंटामिनेट ना हो, कोई भी पार्ट में कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन लग न जाए। इस तरह से आप पीपी किट पहनना पड़ता है। उसको निकालने के लिए बस ऐसे निकाल दिया, ऐसे नहीं है। निकालने के लिए भी 18 स्टेप्स है, एक के बाद एक करके आपको चीज़ें निकालनी पड़ती है। तो ये डॉक्टर का प्रोटेक्शन हुआ। और ये पहनने के बाद में जो पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट को देखते हैं हम। अगर हमको लगता है कि किसी भी पेशेंट है उसको कोई तकलीफ लगती है, तो हम उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं और उसको सोशल डिस्टेंसिंग रख के उसको क्वारंटाइन करते हैं। प्रोटेक्शन के बाद प्रिवेंशन और प्रिकॉशन भी बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं अपने लास्ट पार्ट में टिप्स दूंगा ना, उसमें उसको मैं कवर करूंगा। और अवेयरनेस और अलर्टनेस बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। आपको ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है तो सबको अवेयर करना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ है, किस तरह से उससे बचना चाहिए, और सबको अलर्ट भी करना चाहिए भाई कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये सब बात हुई डॉक्टर्स के चैलेंजों की। अब मेरा तो हमेशा आपके साथ शुभेच्छा है मेरी तो, कि भाई आप सब डॉक्टर बने, लेकिन ये सब अहम बातों का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखिए। अब मुझे टिप्स देने वाला हूँ, वो टिप्स आप खास सुनिए। टिप्स में 3 पार्ट में दूंगा, और उसके जो शॉर्ट जो वर्ड्स है वो आपको याद रखने का है। पहला वर्ड है SMS। आप तो जानते हैं कि SMS तो बहुत ही प्रचलित है, मोबाइल में SMS करते हैं, लेकिन मेरा SMS अलग है। S मीन्स सैनिटाइजेशन, M मीन्स मास्क, और S मीन्स सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस। तो ये हुआ SMS, बहुत ही ध्यान रखने की बात है। दूसरा जो मेरी टिप है वो है चैट। आप मोबाइल में चैटिंग करते हैं, लैपटॉप में चैटिंग करते हैं, तो ये चैट क्या है? चैट है C मीन्स कंसल्टेशन। आप वो जब भी किसी भी प्रकार की तकलीफ होए, कोई भी इश्यू शरीर में लगे, आपको अगर बेचैनी भी जगी लगे, तो तुरंत ही आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास पहुंच जाइए। कभी भी अपने आप ऐसा मत सोचिए कि भाई ऐसा तो आ जाएगा, आज मैंने बहुत काम किया मैं थक गया, ऐसा मत सोचिए। जो भी प्रॉब्लम है उसका निराकरण तुरंत ही होना चाहिए, इसलिए कंसल्टेशन दैट इज C। H मीन्स हैंड वॉशिंग। बहुत सारे वीडियोस आते हैं टीवी में कि हैंड वॉशिंग किस तरह से करना चाहिए। तो ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, ये पूरा हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है हैंड वॉशिंग। जब भी हम बाहर से आए तो इसी तरह से हमको हैंड वॉश करना चाहिए। सोप है, सैनिटाइज़र है, सब चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है वो सोप है। A मीन्स अवॉइड। यू हैव टू अवॉइड सोशल गैदरिंग। अभी ये कोरोना के टाइम में इन्फेक्शन तुरंत ही लग जाता है, तो सोशल गैदरिंग नहीं करना चाहिए। अनवांटेड फूड और अनवांटेड वाटर वो नहीं लेना चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह हो सके इमरजेंसी के सिवा कहीं पे भी आप दूसरी जगह जाए मत। तो ये हुआ मेरा चैट। और तीसरा जो पार्ट है वो है 3S। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। तो ये सब मेरी टिप्स हुई, SMS, चैट और 3S। अब एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। हर मनुष्य का कर्तव्य है
कि वर्तमान की झोली में भविष्य को डालकर आगे बढ़ो। ये क्या हुआ? हमारे जीवन में कई सारी घटना ऐसी होती है कि जो आगे हो गई है और उनकी बैड मेमोरीज हमारे साथ है। कभी भी उसे याद मत करो। तभी वो था ही रहने दो। उसे मत हटो, उसको मत छुओ। उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की नहीं है। भविष्य में क्या होगा वो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, तो उसकी चिंता क्यों करने की? इसलिए बोलता हूँ कि ये अपना वर्तमान है वही इम्पोर्टेंट है। तो वर्तमान की झोली में भविष्य को डालकर हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि वर्तमान में हम जो करेंगे वही हमारा भविष्य होगा। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि बस अपनी वर्तमान की झोली में भविष्य को डालकर आगे बढ़ो। ये ऐसी जो बीमारी आई है, कोरोना की जो महामारी आई है, तो उसके लिए मैं आपको एक सब साथ मिल के हम एक प्रेयर करते हैं, ताकि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमको अच्छी तरह से इससे बाहर निकाले। तो एक प्रेयर में बोलता हूँ, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मनुष्यो मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मैं विसा मुकेश फाउंडेशन के जो मैनेजमेंट है उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे आपके साथ बात करने का ये अवसर मिला, और मेरे मन में जो भी चल रहा था वो मैंने आपको बताया है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ हो, कब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बुलाना। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं हमेशा उधर आऊँगा, लेकिन मेरा आने का दिल तो रहता ही है उधर। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मेरा टाइम अब ख़त्म होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ गॉड।